दोस्तों वेलकम बैक टू H15। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ FC बार्सिलोना के बारे में अबाउट हाउ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंड। ये कैसे हुआ, हम इससे ओवरकम कैसे आए, हमने इस दौरान क्या क्या डिफ़िकल्टीज़, हमने क्या क्या चैलेंजेस, हमने क्या क्या वो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल फेयर प्ले वाला जो जुगाड़ हमने किया है वो किया, हमने कैसे ये क्लब को सेव होते हुए देखा। तो ये पूरी बात आपको मैं करने वाला हूँ आज। तो ये जो शुरुआत हुई थी फाइनेंशियल क्राइसिस की, इट वाज नॉट कह सकते एट वेरी लार्ज स्केल। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस की स्टार्टिंग बहुत ही स्मॉल बेसिस पे हुई थी, जहाँ पे अगर उसी टाइम पे अगर हमारे जो प्रेसिडेंट थे बारतोमेउ, ये कह सकते कुछ भी बंदे को पड़ी नहीं थी, या बार्सिलोना के साथ जो होने वाला था उसको पता था। एवरीथिंग इज कह सकते एट अ टाइम ऑफ दैट ड्यूरेशन, वहाँ पे अगर उस छोटे स्केल पे ये रुक गया होता, कुछ 60 या 70 मिलियन यूरोस का हमारे ऊपर फाइनेंशियल डेब्ट था 2018-19 वाले सीजन में। तो अगर उसी टाइम पे ये जो कह सकते हैं कि बहुत ही रेलम छेल पैसे हम बिगाड़ रहे थे, हम यूज़ कर रहे थे, अगर उसको हमने कम कर दिया होता, हमने अगर उसको धीरे से ही यहाँ पे ही हमने स्टॉप कर दिया होता, तो भी ये फाइनेंशियल क्राइसिस वाली बात ही नहीं आती। बट टेक इट असाइड, पहले से हम बात करने वाले हाउ दिस हैपेंड, हाउ दिस टेक प्लेस एट द क्लब। प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे बारतोमेउ, उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के और वो सब बहुत सारे उन्होंने गलत कह सकते हैं डिसीजंस लिए। जो पहला डिसीजन उन्होंने गलत डिसीजन लिया वो था उस्मान डेम्बेले का ट्रांसफ़र 2017-18 वाला सीजन में। उस टाइम हमने नेमार जूनियर को 2017 में 17-18 वाले सीजन में 222 मिलियन में PSG को बेच दिया। रिलीज क्लोज था, कुछ ऐसा था। तो नेमार ने जाने का फैसला ले लिया था। तो 2000 कह सकते हैं 222 मिलियन यूरोस में नेमार जूनियर चले गए बार्सिलोना से। तो उस टाइम पे पैसे थे हमारे पास बहुत, अभी हमारे पास पैसे की कमी थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा पैसे थे हमारे पास। तो उस टाइम बाय गॉड से गलत हो गया। बारतोमेउ प्रेसिडेंट थे, बारतोमेउ ने साइनिंग करने चालू की अपने हिसाब से, क्लब के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से साइनिंग की है। तो पहला जो साइनिंग उसने किया वो था उस्मान डेम्बेले का 105 मिलियन यूरोस का ट्रांसफर फीस के साथ। दूसरी जो साइनिंग उसने की वो थी फिलिपे कुटिन्यो की 145 मिलियन यूरोस। 105 मिलियन यूरोस कुछ ट्रांसफर फी थी, और उस पर एडिशनल कह सकते हैं कुछ पैसे उन्होंने दिए थे, कुछ 40 मिलियन यूरोस जितने। तो ये टोटल उनको कॉस्ट हुआ 145 मिलियन यूरोस में। और तीसरा जो ट्रांसफ़र हमको कह सकते हैं डिस्टर्ब कर गया, हमको ऐसे बार्सिलोना फाइनेंशियल क्राइसिस की और ढकेल गया, वो था एंटोन ग्रीजमैन का ट्रांसफ़र फीस, जो की थी 120 मिलियन यूरोस। ये जो 3 ट्रांसफ़र हुए, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो कुछ 370 या 380 मिलियन यूरोस हमने उन 3 साल में यूज़ किए थे। 380 मिलियन यूरोस, ये सिर्फ 3 बड़े नाम है। उसके सिवाय हमने कितने और ट्रांसफ़र फीस के साथ और अलग अलग प्लेयर्स को खरीदे थे, जिससे हम कह सकते हैं और 100 मिलियन ऐड कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमने 490 to 500 मिलियन यूरोस, 490 से 500 मिलियन यूरोस हमने उन 3 साल में खर्च कर दिए थे, उन 3 साल में हमने यूज़ कर दिए थे। अब प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आती है, प्रॉब्लम वहाँ पे बार्सिलोना फैंस को या बार्सिलोना बोर्ड को नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि एट दैट कह सकते हैं अल्टीमेट टाइम, एट दैट गुड टाइम, FC बार्सिलोना वाज वन ऑफ द टॉप क्लब्स हु वर अर्निंग $1 बिलियन। एक साल में हम बिलियन यूरोस कमा सकते थे, क्योंकि हमारे पास कैंप नो था तब। हमारे पास तब कह सकते हैं टूरिस्ट की जो होती थी पावर, वो थी। स्पेन में जो टूरिस्ट आते थे वो कैंप नो में टूर करते थे, मैचेस देखने जाते थे, वहाँ पे बार्सिलोना स्टोर पे जाते थे, वहाँ के टी शर्ट खरीदते थे वहाँ पे जाके, और एसेसरीज खरीदते थे, फुटबॉल खरीदते थे, जिसके हिसाब से रेवेन्यू बहुत बढ़ता था बार्सिलोना का। तो वो तब 1 बिलियन यूरोस एवरी ईयर पर एनम हम कमा सकते थे। 1 बिलियन यूरोस प्लस 1.1 या 1.2 बिलियन यूरोस आसपास हम एट द पर एनम कैपिटल हम कह सकते कमा सकते थे। बट फिर आया 2019-20 का सीज़न, जहाँ पे आ गया कोविड-19, जहाँ पे आ गया लॉकडाउन। अब इसके हिसाब से हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत था, हमारी जो सैलरी कैप थी वो कुछ
800 850 मिलियन यूरोस के आसपास थी, ट्रांसफ़र फीस बहुत थी। तो एट दैट टाइम 2019-20 वाले सीज़न में हमने एंटन ग्रिजमैन को खरीदा, 2-3 और प्लेयर्स को खरीदा और वहाँ पे सैलरी कैप वॉज मच हायर। पर लॉकडाउन आ गया, इन एवरी कंट्री इट वॉज अ लॉकडाउन, स्टेडियम बंद हो गए। स्टेडियम मतलब गेम्स चालू थी बट फैंस को अलाउड नहीं था स्टेडियम में आना। तो दैट अल्टीमेटली कह सकते हैं कि discouraged Barcelona, that ultimately benefited unbenefited Barcelona, जिसके हिसाब से बार्सिलोना ना जो अपना जो एक्सपेंडिचर था, पहले इनकम 1.2 बिलियन यूरोस होता था पर ईयर, और बार्सिलोना इतना 700-800 मिलियन यूरोस पर साल यूज़ करती थी और बाकी जाता था उनके प्रॉफिट पे। पर अब हो गया ये, अब बार्सिलोना कमा कुछ घंटा भी नहीं रही है और उनका जो 800-850 मिलियन यूरोस का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने, ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, सैलरी कैप के रिगार्डिंग, वेज कैप है जो उनका वो उसके रिगार्डिंग, ये अब उनको डेप्ट के ओर धकेल रहा है। अब उनको वो डेप्ट बना रहा है। ये जो अभी स्ट्रक्चर है यहाँ का, इनकम यहाँ पे है, इनकम कुछ है ही नहीं, पर ये जो स्ट्रक्चर है ये डेप्ट है। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे बार्टोमेउ, उनको लगा कि भाई ये लॉकडाउन होने वाला है, ये एक 1.5-2 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बट हम अपना सैलरी कैप घटाने वाले हैं नहीं। तो दैट अल्टीमेटली ऑकर्ड इन अ वेरी ऑकवर्ड वे। इसके लिए उन्होंने मैनेजर्स जो थे वो बहुत ही कह सकते हैं कि कम वेजेस वाले लिए लाए। उन्होंने वाल्वर्डे को लाया और उन्होंने बाकी 2-3 मैनेजर्स को लाया जो कि बहुत ही इनएक्सपीरियंस मैनेजर थे और बहुत ही उनकी वेजेस जो थी कम थी, जिसके हिसाब से बार्सिलोना वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल इन स्पोर्टिंग कैसे पर्सपेक्टिव्स। और 8-2 जो हमने एक ट्रेडमार्क बना लिया है बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख वर्सेस एफसी बार्सिलोना, जो 8-2 का लॉस हुआ वो उसके रिगार्डिंग ही हुआ। हमारे पास प्लेयर्स जो थे वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि हमने ट्रांसफ़र फीस इतनी दी थी और परफॉर्म यहाँ पे हो रहा था। तो जो ये 8-2 की लॉस हुई उसके बाद बार्सिलोना के जो मेंबर्स होते थे उन्होंने एक पेटिशन फाइल की कि वी हैव टू मेक श्योर दैट बार्टोमेउ रिजाइन्स, और उनके ये पेटिशन के हिसाब से कुछ 200, 300 या 400 लोगों ने, पता नहीं मुझे पूरा फिगर नहीं पता है, हाँ बट कुछ 400 या उससे ज़्यादा उन्होंने कह सकते हैं कि पेटिशन फाइल की, जिसके हिसाब से ये आए सामने के बार्टोमेउ अब रिजाइन कर रहे हैं। अब उसके बाद हुआ ये कि सैलरी कैप बहुत बढ़ी थी, बार्सिलोना वॉज इन ट्रेमेंडस प्रेशर, इन ट्रेमेंडस प्रॉब्लम, डेप्ट बढ़ गया था, 1.5 बिलियन यूरोस के आसपास पैसे आ नहीं रहे थे। ओके, दैट्स गुड, दैट्स फाइन। उसके हिसाब से अभी हम पूछ गए। अब आ गया है लापोर्टा, जॉन लापोर्टा। अब जॉन लापोर्टा ने क्या चेंजेस किए ये, और क्या अभी फाइनेंशियल ग्रोथ किस तरह से अभी बार्सिलोना को हो रहा है, एंड इट इज ट्रेमेंडसली कह सकते हैं कि परफॉर्म्ड वेरी वेल बाय लापोर्टा एंड हिज टीम। बहुत लोग लापोर्टा को ब्लेम कर रहे हैं बट ही इज डूइंग वेरी वेल, कह सकते हैं स्पोर्टिंगली भी कह सकते हैं और फाइनेंशियली ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। पहली चीज़, जॉन लापोर्टा एरा एज अ प्रेसिडेंट वो आते हैं और उन्होंने चालू कर दिया प्लेयर्स को निकालना, लुइस सुआरेस को निकालना। उन्होंने कह सकते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स को निकाल दिया है। उनके आने से पहला ही काम जो हुआ था, जो लोगों को बहुत ही पसंद नहीं आया था, वो था लियोनेल मेसी को निकाल देना। अब लियोनेल मेसी कोपा अमेरिका जीत के आ रहे थे 2021-22 वाले सीजन में, और वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए तैयार था, और अकॉर्डिंग टू मेनी रिपोर्ट्स ही वॉज गोइंग टू एक्सटेंड टिल 2025 और विथ 2 ईयर मोर एक्सटेंडिंग। कह सकते हैं कि जो उनका जो होता था वो कि भाई 2025 तक हम कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि 2 साल और एक्सटेंड करने के लिए। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर था। पहले 75 मिलियन यूरोस या 65 मिलियन यूरोस पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो रहा था, बट जब ये ला लीगा का फाइनेंशियल फेयर प्ले वाला वेज कट की बात आ गई, तब कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कोलैप्स हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहा था वो। फिर मेसी ने लापोर्टा से और उसकी टीम से कहा कि आई एम विलिंग एंड रेडी
टू टेक 50% वेज कट, बट उसका वेज और अभी तक और बढ़ेला था। मतलब कि जो ला लीगा ने एक कह सकते हैं लिमिट सेट की थी, उससे और बढ़ रहा था लियोनेल मेसी की सैलरी गैप। मतलब वो अगर 50% भी अपनी सैलरी को रिड्यूस कर देता है तो भी ला लीगा ने जो लिमिट सेट की है उससे बढ़ रही थी बार्सिलोना की वेज गैप। तो इट वॉज नॉट गोइंग टू पॉसिबल। उनको 2-3 प्लेयर्स सेल करने पड़ते, 2-3 प्लेयर्स को लोन में भेजना पड़ता, तो भी मेसी का जो कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फाइनल नहीं था अभी। तो लियोनेल मेसी ने को लापोर्टा ने एक्सप्लेन किया। लापोर्टा वॉज ऑल्सो कह सकते हैं इन शॉक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट जो हो गया सो हो गया। बट इसके हिसाब से बार्सिलोना को एक बेनिफिट ये हुआ कि बार्सिलोना सेव्ड अ ह्यूज सैलरी गैप। जो मेसी को हम देते थे कुछ 55 या 60 बिलियन यूरोस पर एनम हम देते थे मेसी को, वो 60 बिलियन यूरोस बच गए हमारे पे एवरी ईयर। तो दैट वाज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, द ओवरकमिंग ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर जो हुआ था इट वाज अबाउट बहुत सारे फ्री ट्रांसफर्स किए। एम्फिस डिपे थे, फिर इमरसन थे, मोरिबा थे, बहुत सारे ट्रांसफ़र हमने फ्री में किए। जिस एमरसन का तो हमने ट्रांसफ़र फीस दिया, पर कुछ उससे 2-3 मिलियन यूरो ज़्यादा टोटेनहम दे रही थी, इसलिए हमने उसको जाने दिया। बार्सिलोना ने ग्रीजमैन को 2021 वाले सीज़न में ऐसे ही कह सकते हैं कि डेडलाइन डे में एटलेटिको मैड्रिड में भेज दिया था। तो ये पूरा ग्रीजमैन का जो सैलरी गैप था वो भी बच गया। फरहान टोरेस जनवरी में आते हैं। आडामा कुछ आदामा ऐसा कुछ नाम है उसका, टरोरे या टैरोरे। अभी वो मेरे हिसाब से फुलहम में खेल रहे हैं, तो वो उसको बुलाते हैं और फिर ओबामेयांग आते हैं। और ये कह सकता हूँ कि वो जो 3 ट्रांसफ़र हुए हैं, इट इज़ द बेस्ट ट्रांसफ़र इन द हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना टू सेव बार्सिलोना। ये जो फिर 2021-22 का सीज़न उसके बाद विंटर के बाद जो जाता है तो फिनोमिनल। अगर हम ऐसे उस विंटर के पहले भी खेल रहे होते तो ला लीगा उस साइन हो पाता था। तो फिर उस टाइम हमने फरहान टोरेस को साइन किया, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई हमने अल्वारेस को क्यों साइन नहीं किया, जूलियन अल्वारेस को हमने क्यों साइन नहीं किया। बट बहुत लोगों को पता है कि भाई हमने फरहान टोरेस को बहुत महंगे प्राइस से खरीदा है। जूलियन अल्वारेस वॉज कह सकते हैं एट लोअर प्राइस, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमने फरहान टोरेस को 55 मिलियन यूरोस 4 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। मतलब कि एक साल हमको कुछ 10 मिलियन देने हैं, दूसरे साल हमको 10-12 मिलियन देने हैं, ऐसे देने हैं। बट जो जूलियन अल्वारेस की जो कह सकते हैं कि कुछ कह सकते हैं कि उसका रिलीज क्लॉज था, कुछ 30 मिलियन यूरोस आसपास का कुछ रिलीज क्लॉज था, वो हमको एक साथ देना था। बट हमारे फाइनेंशियल फेयर प्ले के हिसाब से हम वो एक साथ नहीं दे पाते, हम वो एक साथ उनको देने की हमारे पास लिमिट ही नहीं थी। तो बार्सिलोना ट्राइड, इंटरनल नेगोशिएशंस भी चालू है, बट इट डिडंट कह सकते हैं कि पेड हमको ये रिजल्ट नहीं हुआ। अब आता है गोल्डन टाइम ऑफ कह सकते हैं कमिंग आउट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। इसको हम प्लैंकस टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि लीवर्स की बात आ गई है। अब हमें लीवर्स बेचने का टाइम आ गया है। 2022 के सीज़न है, 2021-22 का सीज़न हमने बहुत ही ख़राब तरीके से खेला था, बट ऑल दो हम सेकंड आ गए थे। 22-23 के सीज़न में क्सावी एज ए मैनेजर उसने 2-3 प्लेयर्स की डिमांड की, बट बार्सिलोना फाइनेंशियल फेयर प्ले के हिसाब से वो बेच नहीं पा रही थी, वो खरीद नहीं पा रही थी। तो फिर जॉन लोपोर्टा ने एक दिमाग चलाया और उसने अपने लीवर्स भेज दिए। अपना जो टीवी राइट था वो 25% 25 साल के लिए दे दिया, और 49% ऑफ बारसा स्टूडियोज भी उसने बेच दिया, जिसके हिसाब से उसने लेवेंडोव्स्की, क्रिस्टियनसन, रफीनिया और कैसी कुंडे जैसे प्लेयर्स को खरीदा। ये सब प्लेयर्स तो खरीदे ही उसने, बट उसने जो एक सबसे तगड़ा ट्रांसफ़र मूव किया है, सबसे तगड़ा ट्रांसफ़र मूव तो मैं नहीं कह सकता, बट बेस्ट मूव फॉर बार्सिलोना उसने किया है, तो पार्टनर अप विद स्पॉटिफाई के साथ उसने पार्टनरशिप की। कुछ 5 साल की या 6 साल की उसने पार्टनरशिप की, और ये पार्टनरशिप तो हुई जिससे मिलियंस ऑफ यूरोस बार्सिलोना को एवरी ईयर मिलेंगे। बट उसने जो कैंप नु का जो राइट्स था, कैंप नु के जो राइट्स थे, नेमिंग राइट्स, वो स्पॉटिफाई को 5 साल के लिए बेच दिए। अब स्पॉटिफाई कैंप नु हो गया, जिसके हिसाब से हमें और
कह सकते हैं 300 या 400 मिलियन यूरोस पर ईयर मिलेंगे। दैट वॉज अ स्ट्रेटेजिक ग्रेट मूव बाय लापोर्टा, क्योंकि ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर हमको 5 साल तक अपना स्टेडियम का नेमिंग राइट बेचना पड़े, सिर्फ 5 साल तक है, नॉट फॉर लाइफ टाइम बट फॉर 5 ईयर्स हमको ये करना पड़े, दैट इज़ अ ग्रेट मूव। तो वहाँ पे लापोर्टा ने बाजी मार दी, कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने किया। और 2022-23 सीजन में बार्सिलोना ने प्रॉफिट कमाया पिछले 5 साल में पहली बार। इट वॉज अबाउट कह सकते थे 300 मिलियन यूरोस। 300 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट उस टाइम पे बार्सिलोना ने कमाया, जिसके हिसाब से जो डेप्थ था हमारा बार्सिलोना का डेप्थ दैट रिड्यूस्ड, और बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमने ला लीगा जीता और सुपर कप जीता, स्पेनिश सुपर कप, और बहुत ही अच्छी तरह से हमने वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन की। अभी बात आती है एमोटाइजेशन की, और कह सकते हैं हाउ इज बार्सिलोना, ये जो अभी ये ट्रांसफ़र जो हुआ विंडो, इसमें बार्सिलोना क्यों प्लेयर्स को साइन नहीं कर पा रही थी और प्लेयर्स कैसे हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें सिंपल बात यह है कि हमारी नाइकी के साथ एक प्रॉब्लम चल रही है। जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट थे बार्टोमेओ, उसने कुछ अलग अलग क्लॉसेस और अलग अलग कह सकते हैं नेगोशिएशंस के हिसाब से बहुत ही खतरनाक खराब जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नाइकी के साथ बनाया था। उसमें यह था कि अगर हम कोई सीज़न में कुछ जीतते नहीं है तो हमें बोनसेस नहीं मिलने चाहिए। ये ऑल्दो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2016-17 वाले सीजन में बना था, जहाँ पे हम सब जीत रहे थे। हमने उसके प्रीवियस साल पे चैंपियंस लीग जीता था और ला लीगा हम कंटिन्यू जीत ही रहे थे, कोपा डेल रे जीत रहे थे, सुपर कप जीत रहे थे। तो जो ये कह सकते हैं कि टूर्नामेंट जो थी हमारी लोकल टूर्नामेंट्स वो हम जीत रहे थे, यूरोप में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो इसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो इस हिसाब से था कि अगर हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो हमें बोनस नहीं मिलना चाहिए, बट अगर हम परफॉर्म कर पा रहे हैं तो हमें बहुत बोनस मिलना चाहिए। दैट वॉज समथिंग ग्रेट। बट अभी पिछले 3-4 साल से बार्सिलोना इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, जिसके हिसाब से जो बोनस मिलना चाहिए थे हमें तो वो मिल नहीं रहे हैं। इसके हिसाब से ये जो अभी हम 4:1 रेशियो में है, मतलब कि अगर हम 100 मिलियन यूरोस कमा रहे हैं तो हम सिर्फ 25 मिलियन यूरोस हम स्पेंड कर पाएंगे। तो अभी हम 4:1 रेशियो में ही है। बट इट इज़ कह सकते हैं इट इज़ सेड कि बिफोर जनवरी ट्रांसफर विंडो वी विल बी इन 1:1 रेशियो। इसके हिसाब से मतलब कि ये डेट बताई जा रही है कि फ्रॉम 15 to 30 नवंबर के बीच, 15 to 30 नवंबर के बीच ये नाइकी और बार्सिलोना के बीच एक डील साइन होने वाली है, जिसमें बोनसेस हमको रेगुलरली बेसिस पे मिलेंगे। इसके हिसाब से अगर हमको हमने ऐसी बात की है कि अगर हम 150 मिलियन यूरोस पर एनम की कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मतलब कि बार्सिलोना को कॉन्ट्रैक्ट नाइकी जो है बार्सिलोना को वो हर साल 150 मिलियन यूरोस तो देगी ही, पर उसके बाद बोनस क्या मिलेंगे, 20-30 मिलियन 40 मिलियन का जो बोनस मिलेगा। दैट इज कह सकते हैं कि एक क्राइसिस, जिसके हिसाब से अभी ये कॉन्ट्रैक्ट डिले है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट डिलेड में है, इसलिए बार्सिलोना 4:1 में है। जैसे ये नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, इसके तुरंत ही 1 दिन या 2 दिन में बार्सिलोना विल टर्न इट अराउंड और वो बार्सिलोना 1:1 रेशियो में आएगा। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई लापोर्टा इज़ नॉट डूइंग वेल, बट लापोर्टा ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं बार्सिलोना के लिए, बहुत सारे लीवर बेच के उसको टीम को स्पोर्टिंगली बहुत बढ़िया बनाया है। इतने कम टाइम पे कोई टीम को फिर से उसी लेवल पे पहुंचा देना, इट्स नॉट इजी। अभी हाल पे अभी हम उस लेवल पे नहीं है, मैं मानता हूँ, बट वी आर ग्रोइंग वेरी वेल। हांसी फ्लिक के आने से वी आर एट द टॉप ऑफ द टेबल राइट नाउ। अभी हमारा मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, बायर्न म्यूनिख के सामने एल क्लासिको आने वाला है, तो दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट वीक। बट अगर हम कह सकते हैं कि इंटरनली ऑफ एंड ऑन द फील्ड ऐसे ही करते रहेंगे तो आई थिंक तो ग्रेट बार्सिलोना इज नॉट अवे। तो आई थिंक बार्सिलोना इज डूइंग वेल, क्रेडिट टू लापोर्टा एंड हिज टीम। अभी मैं डेको से तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि स्पोर्टिंग डायरेक्टर के तौर पे डेको आई एम नॉट सीइंग हिम सीइंग हिज फ्यूचर एट द बार्सिलोना वेरी वेल। बट मुझे लगता है कि 2026 के इलेक्शन में हमको लापोर्टा को एक और चांस देना चाहिए, क्योंकि ही इज़ डूइंग वेरी वेल। और अगर हमने एक और चांस उसको दे दिया तो फाइनेंशियली ही विल बूस्ट बार्सिलोना, आई थिंक सो।
तो दोस्तों, अगर आपको ये फाइनेंशियल क्राइसिस वाला वीडियो समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। मैं मैनचेस्टर सिटी ऊपर भी ये वीडियो बनाऊंगा। उसके जो 115 चार्जेस जो है उसके ऊपर भी एक वीडियो हम बनाएंगे डीप में, जो कि आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।